नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं ऋचा भूषण। इस वक्त की बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में जीएसटी के नए आर्थिक युग की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 12 बजे घंटी बजाकर जीएसटी को करेंगे लॉन्च। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, कांग्रेस जिस रूप से जीएसटी ला रही थी, भाजपा ने उसकी मूल भावना ही बदल दी। जीएसटी के विरोध में राजद ने कहा, केंद्र सरकार राजनीतिक लाभ के लिए जीएसटी लागू करना चाहती है, इसमें जनता का नहीं है कोई लाभ। और छात्र हित को लेकर ऑल इंडिया डीएसओ ने पटना कॉलेज से निकाला जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार जीएसटी के लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। शुक्रवार की रात 12 बजे संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से जीएसटी के नए आर्थिक युग की शुरुआत होगी। रात 10:30 बजे से संसद में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रात 11:20 पर सभी नेतागण सेंट्रल हॉल की तरफ रुख करेंगे। वहीं रात 11:30 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली सभी का स्वागत करेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। ठीक रात 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घंटी बजाकर जीएसटी को लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में महानायक अमिताभ बच्चन, भारत रत्न लता मंगेशकर सहित देश के कई नामी गिरामी हस्तियां मौजूद रहेंगी। इस बीच प्रदेश के महागठबंधन के घटक दल राजद और कांग्रेस ने इस बैठक का विरोध किया है। राजद के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि जीएसटी कानून गलत है और ये गरीबों के हित में नहीं है। भाजपा मतलब है बड़े व्यापारियों का दल, लेकिन आज के दौर में किसानों का जो माली हालत है, आत्महत्या करने पर आतुर है। प्रत्येक जिला, प्रत्येक राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र जाइए, अन्य राज्यों में जाइए, आपको सभी जगह जो है आत्महत्या किसान कर रहे हैं। किसानों के प्रति कभी भी सोचा नहीं गया है और जीएसटी से आम आवाम को, गरीबों को कोई लाभ नहीं है। पूंजीपतियों को वो लाभ दिलाना चाहते होंगे और यह कानून बना है। इसके लिए खुशी मनाने का कौन सा औचित्य बनता है कि लोकसभा में खुशी मनाया जाए सेंट्रल हॉल में बैठ के? यह कैसा है? कानून बनता है, कानून पास होता है, पारित किया जाता है और उसको संचालित किया जाता है, लेकिन इसके लिए खुशी जैसे देश को आजादी मिला हो, इस तरह का खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। शुक्रवार की मध्य रात से लागू होने जा रही जीएसटी को लेकर बिहार में महागठबंधन के नेताओं के सुर बिखरे हुए नजर आए। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल के राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जहां पहले ही साफ कर दिया था कि वो और उनकी पार्टी जीएसटी के समर्थन में नहीं है, वहीं शुक्रवार को राजद के प्रधान महासचिव मुद्रिका सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जीएसटी सिर्फ राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से लागू की जा रही है, इसमें जनता को कोई लाभ नहीं होने वाली है। जश्न के रूप में इसको मनाया जा रहा है, विजुअल कोर्स में इसको लागू करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से आज़ादी का जश्न मनाया गया था आधी रात को, उसी तरह से इसको इस रूप में मैंने राजनीतिक लाभ के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए इसको इस रूप में मनाया जा रहा है और इसको विजुअल कोर्स में लागू करने का होना चाहिए था। तो इसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि इसका विरोध करते हैं। हमारा पद जीएसटी को लेकर बिहार में सियासत जारी है। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने कहा कि जीएसटी लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, जिसका पहले बीजेपी विरोध करती थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करने को आजादी के जश्न की तरह मनाया जाना बिल्कुल गलत है। वहीं जीएसटी पर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जिस रूप में जीएसटी ला रही थी, उसकी मूल भावना बदल दी गई है। जीएसटी को कांग्रेस ने ही लाया था, उसी जीएसटी के लिए इतने उतावले हैं कि कहा नहीं जा सकता। इसमें दो राय नहीं कि जीएसटी के होने से टैक्सेशन में एकरूपता आएगी, टैक्स में अभिवृद्धि होगी, उसकी चोरी कम हो जाएगी और साधन देश को उपलब्ध होगा विकास के लिए। यही सोच तो कांग्रेस की थी, जो इसके लिए कांग्रेस व्याकुल थी। कांग्रेस चाह रही थी चालू जीएसटी को स्वीकृत करा देना और भाजपा वाले बाद में इसकी अच्छाई को समझकर
इन्होंने भी कोशिश की कि जीएसटी जल्द स्वीकृत हो। नहीं, जीएसटी के तो कांग्रेस पक्ष में रही है, लेकिन जी के पूरे मूल स्वरूप को बदल दिया गया और हड़बड़ी में जीएसटी लाया जा रहा है। कंसिस्टेंस बड़ा कांग्रेस ने जीएसटी लाया था, तो ये कंसिस्टेंस होना चाहिए। ट्रेडर्स स्ट्राइक पर हैं, बहुत से जगह मैन्युफैक्चर स्ट्राइक्स पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक कंसिस्टेंस हड़बड़ में करके इतना बड़ा नया जीएसटी को जो स्वरूप है उसको बदला गया है और कंसिस्टेंस क्रिएट करके करना चाहिए। जिस तरह से हड़बड़ी में किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उधर संसद में आयोजित जीएसटी की बैठक में जदयू ने शामिल होने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जदयू शुरू से ही जीएसटी के पक्ष में है, ऐसे में उनकी ओर से बैठक का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर में कहा कि सभी पार्टियों को इसमें भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कर व्यवस्था के लागू होने से बिहार को लाभ होगा और कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। ग्राम सभा और मोहल्ला सभा अभियान समिति की ओर से सभा केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले जीएसटी कानून के विरोध में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार पंकज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जीएसटी के लागू होने से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, जबकि समाजवाद का अंत हो जाएगा। जीएसटी कानून बिना सोचे समझे ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इसको लाया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो है बिल्कुल गैर संवैधानिक भी है और इसे फेडरल जो स्ट्रक्चर है भारत का वो जो है इससे खतरे में पड़ रहा है। जैसे मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि वन नेशन और वन टैक्स, लेकिन जबकि ये जम्मू कश्मीर से अलग हो रहा है, इससे जो लोकतंत्र पर गहरा आघात पहुंच रहा है। राज्य में सूखे की उत्पन्न स्थिति और संभावित बाढ़ को लेकर शुक्रवार को राजधानी पटना में कुछ स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूरी स्थिति की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में संबंधित विभागों के मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। राजधानी पटना में बाल श्रम की स्थिति पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। गैर सरकारी संगठन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बाल श्रम उन्मूलन पर चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूकता किए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। ये जो आपका स्टेट प्लान ऑफ एक्शन है, इसको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम। वहीं कोइलवर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़हरा थाना क्षेत्र के कोल्हा गांव से लगभग 70 किलो महुआ शराब बनाने के लिए बेचा जा रही 2 महिला को शुक्रवार को कोइलवर चौक से ऑटो सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देखते ही दोनों महिलाएं ऑटो से कूदकर भाग निकली, जिसके बाद पुलिस ने काफी मशक्कत कर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 5 ब्राह्मण लड़कों की निर्मम हत्या के खिलाफ ब्राह्मण राज्य स्वाभिमान सम्मेलन के द्वारा भाजपा की उत्तर प्रदेश योगी सरकार का पुतला दहन शुक्रवार को राजधानी पटना के आयकर गोलंबर पर किया गया। ब्राह्मण राज्य स्वाभिमान सम्मेलन के संयोजक अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जो घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, इससे ब्राह्मण समुदाय को काफी निराशा है और वह योगी सरकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे। अगर यह ब्राह्मणों की उन्होंने अनदेखी करना बंद नहीं किया तो 2019 में हम उन्हें पटना के गांधी मैदान में 10 लाख की संख्या में ब्राह्मण राज्य स्वाभिमान सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़ा ब्राह्मणों का सम्मेलन होगा और उसी में यह तय होगा कि ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिहार राज्य कमेटी के तत्वाधान में शुक्रवार को पटना कॉलेज से छात्र युवाओं का एक जुलूस निकाला। इस दौरान सभी ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं जुलूस सभा में शामिल विभिन्न संगठन के नेताओं ने कहा कि छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार मूक दर्शक बने बैठे हैं। एसडीआरएफ हाजीपुर ने एक बार फिर आत्महत्या करने जा रहे एक बुजुर्ग की जान बचाई है। इससे पहले कि बुजुर्ग खुद को गंडक नदी के हवाले कर पाता, एक जवान की नजर बुजुर्ग पर पड़ गई और बुजुर्ग को बचा लिया गया। वैशाली जिला के लक्ष्मीपुर का रहने वाला महतो जी के नाम का यह बुजुर्ग अपने घर वालों से परेशान था। घर में हो रहे आए दिन की कचकच से तंग आकर आत्महत्या के ख्याल से हाजीपुर के क्लब घाट पहुंचा, जहाँ
आधी रात में इसने अपने कपड़े उतार के डायरी को घाट पर रखा और सीधे छलांग लगाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी एक सिपाही की नजर इस पर पड़ी और बुजुर्ग को बचा लिया गया। पिछले 1 महीने में यह तीसरी बार ऐसा हुआ है जब एसडीआरएफ ने अपने मुस्तैदी से जान बचाई है। 65-70 के करीब एक बुजुर्ग हैं। इन्होंने अपने घर से गुस्सा होकर के नदी किनारे क्लब घाट में आकर के ये अपना कपड़ा उपड़ा खोल करके डूबने के आत्महत्या करने की कोशिश की है। हमारे जवानों ने देखा तो इनको पकड़ करके लाए और हम लोग माने क्यों आए थे? डूबने ही के लिए सर। तो कौन बचाया? एजुन थे बचाए हमको, सिपाही लोग। तो गलत है नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, नहीं करेगा। कहाँ घर हुआ? महुआ थाना पड़ेगा, शाहपुर लक्ष्मीपुर। बिहार शरीफ थाना क्षेत्र के सोहटी इलाके में अनियंत्रित ट्रक में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों युवक की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों युवक पटना में रहकर पढ़ाई करते थे और वह छुट्टी के क्रम में बिहार शरीफ आए हुए थे। दोनों युवक घर से किसी काम को लेकर बाहर निकले थे कि घर के पास NH 31 पर अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को कुचलते हुए फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। बिहार शरीफ शहर के आसान नगर मोहल्ला, खासकर मेरे घर के बगल का 2 बच्चा, जिसका एक उम्र 20 साल एक 22 साल है, ये बाईपास सोहटी के पास एक ट्रक द्वारा कुचल दिया गया है। एक का नाम है अंकु कुमार, एक का मोहन कुमार। पूरी तरह से क्षतग्रस्त यहाँ हॉस्पिटल में आया पोस्टमार्टम से। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 ऑन स्पॉट है। कहाँ के रहने वाले हैं? आसान नगर, सोसराय, नालंदा। गाड़ी बड़ा होकर मिली कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग घटना स्थल पर गए, वहाँ देखे कि खून पूरा लगा हुआ है। वहाँ कुछ और नहीं मिला। हम हॉस्पिटल आ करके देखे, पता किया, मधुआ की 2 लड़का का एक्सीडेंट। आसान नगर का रहने वाला है दोनों। नालंदा जिले के रोही थाना क्षेत्र के वाराणसी बेलदरिया गांव में अवैध प्रेम संबंध का विरोध करने पर पति ने अपनी ही पत्नी का गला दबाकर हत्या कर फरार हो गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि मंटू विंद की शादी महेशपुर दिल्ली निवासी ममता कुमारी के साथ 6 साल पूर्व धूमधाम से हुआ था। मंटू विंद शादी के 6 महीने बाद ही काम के लिए हरियाणा चला गया। इसी दौरान मंटू विंद का अवैध संबंध किसी और से हो गया, जिसका पता चलने पर पत्नी ने विरोध किया तो आक्रोशित होकर पति ने अपनी ही पत्नी का गला दबाकर हत्या कर डाला। पुलिस ने घटनास्थल पर से किसी और महिला की तस्वीर भी बरामद की है, जिसमें मंटू विंद और बगल में कोई और महिला खड़ी तस्वीर में साफ नजर आ रही है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मून लाइट अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 बोरी देसी शराब के पाउच के साथ 6 धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने 2 टवेरा वाहन को भी जब्त करने में कामयाब रहा। इधर शराब बरामदगी मामले में एसपी कुमार आशीष ने बताया कि बीती रात जब वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी 2 टवेरा वाहन से शराब माफिया शराब ढोने की काम कर रहे थे। इसी में एक टवेरा झारखंड के जसीडीह से शराब वाहन को स्क्वाट कर पार कर ला रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। एसपी कुमार आशीष ने गश्ती में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने बताया कि 1 दिन पहले सोहसराय थाना क्षेत्र में 26 कार्टून विदेशी शराब बरामद मामले में इन लोगों ने स्वीकार किया कि वह शराब हम लोगों ने ही लाया था। रात पूरे जिले में ऑपरेशन मून लाइट के तहत वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें अस्थावा थाना गेट पर अस्थावा थाने की पुलिस, अस्थावा इंस्पेक्टर जेपी यादव के नेतृत्व में लगातार वहाँ पर वाहनों की सघन रूप से जांच हो रही थी। इसी क्रम में एक टवेरा को पकड़ा गया, जिसमें से ड्राइवर और एक व्यक्ति पकड़े गए, जिनके पास से 8 बोरे में कुल 1140 देसी शराब का पाउच मिला है, जिसकी क्वांटिटी 288 लीटर होती है। और उनकी निशानदेही पर उनके अन्य 5 साथियों को पकड़ा गया है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि परसों सोसराय में जो 26 कार्टून विदेशी शराब मिला था वो भी इन्हीं लोगों का है। इस प्रकार एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें ये लोग झारखंड से शराब लेकर के यहाँ टाउन में इनको बेचने की योजना थी, जिसको नालंदा पुलिस ने समय रहते विफल कर दिया है और अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या बरामद हुआ इस दौरान? इस दौरान 2 टवेरा गाड़ी पकड़ी गई है, एक का नंबर दिल्ली का है, दूसरे का वेस्ट बंगाल का नंबर है, और इसके साथ 288 लीटर देशी शराब। गिरफ्तारी कितनी सर? कुल गिरफ्तारी इसमें 6 हुई है और ये सभी सोहसराय थाना के रहने वाले हैं।
सिवान के मंडल कारा में शुक्रवार को अचानक छापेमारी की गई, जिससे मंडल कारा में बंद कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। बताते चले कि यह छापेमारी सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी और प्रभारी सहायक पुलिस अधीक्षक सहित जेल अधीक्षक के नेतृत्व में लगभग 1.5 घंटे तक चली। इस छापेमारी में जेल कैंपस में एक मोबाइल सिम सहित बरामद किया गया। वहीं सूत्र यह भी बताते हैं कि कल सिवान में एक फर्नीचर व्यवसायी की हत्या की गई थी और शायद उसका कनेक्शन सिवान जेल से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए छापेमारी की गई। क्योंकि फर्नीचर व्यवसायी राशिद की हत्या में वांटेड विश्वकर्मा बिन का नाम आया है। फिलहाल विश्वकर्मा अभी गोपालगंज जेल में बंद है, लेकिन उसका एक भगीना सिवान मंडल कारा में महीनों से किसी हत्या मामले में बंद है। इसलिए सिवान पुलिस को यह संदेह है कि कहीं विश्वकर्मा ने ही अपने भगीना को इशारे पर उसकी हत्या करवाई हो। लेकिन कभी पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है, कभी नहीं, अभी होना चाहिए ना, लेकिन अभी पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल मोबाइल बरामदगी मामले में मुसफ्फिल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हमारी मोबाइल बरामद का इस संबंध में जेल आरक्षक द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, जिस पर प्राथमिकी अंकित कर ली गई। सर, ऐसी सूचना है कि जो व्यवसायी की हत्या हुई है उससे लिंकअप करके जेल अब मिला हुआ मोबाइल पर फिर हम लोग उसका जांच करेंगे कि क्या है और आगे इसमें अगर पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल कहाँ से बरामद हुआ? जेल के बाहर वार्ड में जो बोर्ड लगा था बिजली का, वो उसी से बरामद किया गया। अभी पता नहीं चल पाएगा कि मोबाइल किसका है, सिम किसका? फिर डिटेल्स निकालने के बाद पता चलेगा कि हत्या से कुछ जुड़ी सर सूचना भी मिल रही है। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। किन के नेतृत्व में छापेमारी की गई सर? जेल सुपरिटेंडेंट थे और एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में छापेमारी। समाज के मुख्य धारा में लौटे नक्सली और उपद्रवियों को राज्य सरकार ने 70 लोगों के बीच करोड़ों की राशि बांटी। समरनाले के समक्ष में इन आत्मसमर्पण कर रहे नक्सलियों के बीच सहायता राशि का चेक जिलाधिकारी एवं एसएसपी के द्वारा दी गई और मुख्य धारा में नए जीवन की शुरुआत करने का संकल्प इन लोगों ने लिया। इस मौके पर एसएसपी विवेक कुमार ने बताया कि स्थानीय थाने को भी निर्देशित कर दिया गया है कि समय पर इन लोगों से मिलते रहे और किसी तरह की परेशानी यदि हो तो उसका समाधान करें। साथ ही सरकार के स्तर से भी इनके बेहतर जीवन यापन के लिए भी लगातार प्रयास किया जाएगा। आज यहाँ पर वर्ष 2005, 2008 और 2013 में जिन नक्सलियों और डकैती के कांडों में वांछित जो अभियुक्त थे, उनके द्वारा जो आत्मसमर्पण किया गया था, उनको आज मुआवजे का भुगतान हुआ है। यह एक छोटा सा कदम है, उनको समाज की मुख्य धारा में वापस लेकर आने का प्रयास है सरकार की तरफ से जो किया गया है। और इसी चरण में आगे भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि ये लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें। थाना को, ब्लॉक को और बाकी पदाधिकारियों को इसमें निर्देश भी रहता है कि समय समय पर इन लोगों के संपर्क में रहें, इनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करें और अगर कभी प्रशासन के स्तर से कोई सहायता किसी प्रकार की इन लोगों को चाहिए तो उसको दिलाने का जो भी सतत प्रयास हो सकता है वो प्रयास करें, ताकि ये लोग भटक के वापस उस धारा में नहीं चले जाएं जहाँ से छोड़ के, जिस अपराध की धारा को छोड़कर ये लोग वापस समाज की मुख्य धारा में आए हैं, वहाँ पर ये लोग नहीं जाएं। कई बार बड़ा लंबा वक्त लगता है तो इरिटेट होने लगते हैं, थोड़ा सा इस तरह का कभी कभी शिकायत आता है कि कुछ प्रोसीजरल मैटर्स के कारण में डिले हो रहा है, तो उसको हम लोग का प्रयास रहता है कि उसको सुगम किया जाए और जल्दी से जल्दी इसका निष्पादन किया जाए। अभी जिला प्रशासन द्वारा इसके अंदर काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए पिछले कुछ महीनों में इस पर काम किया गया और उसी का परिणाम है कि ये इतने पुराने मामलों का भी इस पर निष्पादन। सुपौल के बहुप्रचलित केस अपहरण कांड का खुलासा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान सुपौल के एसपी कुमार एलके ने किया। उन्होंने बताया कि केशव के अपहरणकर्ताओं ने ही उसकी हत्या ठीक उसी दिन यानी 11 जून को कर दी थी जिस दिन उन्होंने उसका अपहरण किया था। इसके बाद हत्या कर केशव की लाश को कोसी नदी में फेंक दिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मृतक का अपना चचीरा जीजा भी शामिल है। एक तो मुख्य रूप से जो पवन मिश्रा है उसकी गिरफ्तारी हुई है, एक राम कुमार कामत है उसकी गिरफ्तारी हुई है, एक वीरेंद्र राय की गिरफ्तारी हुई थी जो चकमा दे करके अभी निकल गया है, उसको हम लोग पताल से पूछ रहे हैं। अच्छा, हत्या के कारण क्या निकल के सामने आया अभी तक? हत्या का कारण तो एक पारिवारिक दुश्मनी, परिवार में इनके ससुराल के परिवार से और आशुतोष जी के परिवार से एक पारिवारिक जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी बात, और दूसरा कि कुछ पैसे आशुतोष जी को जमीन से मिले थे, वो इसको देखा नहीं जा रहा था कि हम किसी तरह से इनसे झटक ले पैसा। तो इसको सबसे अच्छा उपाय लगा कि किसी बेटे को
उठा लो और उसको मार तो देना ही है, उसके साथ इनसे पैसा भी वसूल। डेड बॉडी खोजने की क्या प्रक्रिया की जा रही है? डेड बॉडी खोजने की प्रक्रिया हम लोग शुरू किए हैं। जैसे हम लोग को ये पता चला है कि डेड बॉडी इन लोगों ने कोसी के धार में ले जाकर छोड़ा है, तो हम लोग लग गए हैं कल से शाम से ही, और अभी हम तुरंत फिर निकलने वाले हैं। एनडीआरएफ की टीम, हमारे एक डीएसपी को हमने इसके लिए प्रतिनियुक्त किया है, निर्मली के डीएसपी इसमें काम कर रहे हैं। इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। हमें हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।